मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की बात कर रहे थे। करंट अफेयर के जो थ्योरी वाला पोर्शन है या कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। एक यूनिक आइडिया को लेके, एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, ये करंट अफेयर को ना जो 27 जुलाई को आर होने वाला है, या 30 अगस्त को जो 71वीं बीपीएससी होने वाला है, या 10 अक्टूबर को, नहीं 12 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2025 की होने वाली है, इसके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा, है ना। इस करंट अफेयर में हम लोग कर क्या रहे हैं कि दिसंबर 2024 से जून 2025 तक की घटनाक्रम को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी पोर्शन या कॉन्सेप्ट पोर्शन के द्वारा, है ना। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को उठा रहे हैं, और उस घटनाक्रम से जो जो भी पोर्शन बन सकता है उसके इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। खुद से ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं और उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रायसीना डायलॉग था। अभी हम लोगों ने जैसे कि 10 टॉपिक को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, रायसीना। ये जो डायलॉग 2025 में हुआ है ना, इसको हम लोगों ने खुद से ही क्वेश्चन बनाया, क्रिएट किया कि यह डायलॉग कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, किसने आयोजन इसका करवाया, इस आयोजन के मुख्य अतिथि कौन थे इस आयोजन में, और इस डायलॉग का थीम क्या था, इसको हम लोगों ने समझा था। दूसरा, हम लोगों ने जो नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 आई थी, इसको भी तोड़ के देखने का प्रयास किया था। कब जारी हुआ था, किसने जारी किया था, सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले राज्य कौन से थे, फिर सबसे ज्यादा डॉल्फिन वाले नदी कौन सी थी, अन्य जो बिंदुएं क्या क्या बन सकती हैं महत्वपूर्ण, इसको हम लोगों ने देखा था। ठीक। उसके बाद हम लोग ने वक्फ संशोधन विधेयक को देखा था कि कब लोकसभा से पारित हुआ, कब राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते हैं कि इसकी संयुक्त समिति में कितने सदस्य थे, और भी जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं, सब हम लोगों ने देखा था। फिर एशिया का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रोपवे परियोजना था, रेलवे ब्रिज था, पम्बन ब्रिज, उसको ठीक से हम लोगों ने देखा था, समझा था। फिर आर्द्रभूमि प्रमाणन शहर के बारे में जो बात कही गई थी, उसको हम लोगों ने देखा था। इसी तरीके से भारत में कला महोत्सव जो शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, कौन सा संस्करण था, और किसने उद्घाटन किया था, इन सब बिंदुओं को हम लोगों ने देखा था। ठीक। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए ये जो 6 धरोहर जो है, इसको अस्थायी सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। इसको हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से स्थान हैं, और भारत में कितने यूनेस्को के स्थल अभी तक अस्थायी रूप में शामिल हो गए हैं, और अस्थायी रूप में भी कितने शामिल हुए हैं, कितने सांस्कृतिक श्रेणी के थे, कितने प्राकृतिक श्रेणी के थे, कितने मिश्रित श्रेणी के थे। तो इन सब बिंदुओं को हम लोगों ने ठीक से देख लिया था। अब आज 11वां टॉपिक है, यहाँ पे ये 11वां है। महाकुंभ 2025 जो हुआ था ना, इसको यदि हम लोग पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने का हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, खासकर प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना। अगर जो इतने पॉइंट में आप लोगों ने महाकुंभ को ठीक से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास करना है कि महाकुंभ बहुत बड़ी घटना घटित हुई है ना। बहुत बड़ा आयोजन था, हर तरीके से बड़ा आयोजन था, है ना। तो इससे प्रारंभिक परीक्षा में और इसके इम्पैक्ट प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य मेंस में भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। पीटी में तो संभव है कि प्रबल संभावना है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए, महाकुंभ जब हम पढ़ने जाएं तो क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से ही पूछा महाकुंभ जब पढ़ने गए तो, कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। तो कब से कब तक हुआ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। कितने दिनों तक ये आयोजन चला, तो ये 44 दिनों तक इसका आयोजन कंटिन्यू ये चलता रहा। फिर इस महाकुंभ का थीम क्या था, तो इसका थीम था दिव्य नव्य भव्य कुंभ। ठीक, ये थीम था। थीम को विशेष तरह से ध्यान रखना है, थीम से संबंधित क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। फिर इसका लोगो क्या था,
ये जो जो कुंभ आयोजित हुआ था, इसके लोगो क्या था, तो सर्व सिद्ध प्रद कुंभ, ये लोगो था, उसमें लिखी गई बात थी। फिर ये जो कुंभ आयोजित हुआ ना, इसके लिए एक गीत मतलब कुंभ के द्वारा जो आयोजन समिति थी उसके द्वारा रिलीज किया गया था या गाया गया था लोगों को कुंभ में आमंत्रित करने के लिए। तो क्या था, कुंभ का गीत था, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। इस गीत को गाया किसने था, तो कैलाश खेर ने गाया था। लेकिन इस गीत की रचनाकार कौन थे, यानी लेखक कौन थे, तो आलोक श्रीवास्तव इसके लेखनकार थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने 4-5 बिंदुओं को देखा, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा। क्या, जैसे हम लोगों ने ये सीखा कि कुंभ का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो हमने ये देखा कि 13 जनवरी से 16 फरवरी तक हुआ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ। कितने दिनों तक चला, 44 दिनों तक चला। फिर इसका थीम क्या था, दिव्य नव्य भव्य कुंभ थीम था। फिर इसका लोगो क्या था, सर्वसिद्ध प्रदह कुंभ था इसका लोगो। फिर गीत क्या था, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, गाया किसने, कैलाश खेर ने, लिखा किसने, आलोक श्रीवास्तव ने। इतने 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने कुंभ से ये देखा। फिर अगला अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कितने शाही स्नान हुए। शाही स्नान, कुंभ की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता शाही स्नान की ही तो होती है। तो कितने शाही स्नान हुए, तो कितने हुए, 6 शाही स्नान हुए। ठीक, कौन कौन से शाही स्नान हुए, क्रम से पूछा जा सकता है बाबू, बिल्कुल बहुत अच्छा से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक साइड ये क्रम पूछ ले और इधर एक साइड ये देखिए दूसरे तरीके से, एक साइड ये क्रम बना ले और एक साइड इसका उत्तर बना ले और फिर ये कूट पूछ ले, है ना, बताइए कि कब क्या कौन सी घटना घटित हुई। तो जैसे पौष पूर्णिमा से इस कुंभ की शुरुआत हुई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था ना कुंभ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, 26 फरवरी तक। तो इसकी गणना कैसे होगी, शाही स्नान से ही होगी ना। तो पहला शाही स्नान कब हुआ था, पौष पूर्णिमा के दिन हुआ था, 13 जनवरी को। दूसरा शाही स्नान एकदम क्रम से याद करिएगा, पहले पूर्णिमा आएगी, है ना, फिर संक्रांति होगी, मकर संक्रांति कब होगी, 14 जनवरी को। ये प्रतिवर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आयोजित होती है। फिर मौनी अमावस्या कब थी, 29 जनवरी को। फिर बसंत पंचमी पे एक शाही स्नान हुआ, कब हुआ, 3 फरवरी को। फिर माघी पूर्णिमा पे एक शाही स्नान हुआ, कब हुआ, 11 फरवरी को। और लास्ट और अंतिम जो शाही स्नान था महाशिवरात्रि के दिन हुआ, कब, 26 फरवरी को। तो ये क्रम हमको बिल्कुल याद रखना है और ये डेट भी हमको याद रखना है कि कब कौन सा शाही स्नान हुआ। तो ये हम लोगों ने कुंभ के संदर्भ में थोड़ा सा देखा। अन्य क्या कुंभ की विशेषता हो सकती है, जो क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं खासकर प्रारंभिक परीक्षा में, इसको देखें तो एक ये जो 44 दिन था ना, इसके लिए यूपी में एक अलग ही कुंभ को जिला घोषित किया गया था, 76वां जिला घोषित किया गया था कुंभ को, कुंभ क्षेत्र को, है ना। फिर कुंभ की चर्चा मतलब मान लेते हैं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कुंभ की चर्चा किस में है, ऑप्शन दे दे, वेद में, दूसरा पुराण में, फिर तीसरा दे दे कि ब्राह्मण ग्रंथ में, मण ग्रंथ में, और फिर चौथा दे दे अरण्यक में। तो हम क्या ऑप्शन क्या टिक करेंगे या क्या किसमें चर्चा की गई है कुंभ की सबसे पहले, तो कुंभ की चर्चा स्कंद पुराण में की गई। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। फिर 18 ही पुराण है। ठीक, अगला बिंदु क्या हो सकता है कुंभ से संबंधित, तो 2017 में यूनेस्को द्वारा कुंभ को मानवता की अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया था कुंभ को, है ना। तो यूनेस्को द्वारा इसको मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया गया था। फिर अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि कुंभ के दौरान कौन सा एफएम चैनल शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था और उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, यानी कि मेगा हार्ट्ज क्या था। तो कौन से एफएम चैनल शुरू किया गया था, कुंभवाड़ी नाम से एक एफएम चैनल शुरू किया गया था। इसका
फ्रीक्वेंसी कितना था, तो 103.5 मेगाहर्ट्ज। तो इस पे ट्यून करते थे हम लोग। तो वहां पे ना कुंभ से संबंधित जो भी वहां पे गतिविधि चल रही है उसके संदर्भ में बात होती थी। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो 3 ग्रह कुंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। इन ग्रहों की स्थिति और इसके उसमें काल चक्र के आधार पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो ये 3 ग्रह हमको विशेष ध्यान रखना है। कौन से, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। फिर एक और क्वेश्चन है, पूर्व का महाकुंभ यानी पूर्वी भारत का महाकुंभ किसे कहा जाता है या जस्ट संज्ञा प्रदान किया जाता है। तो अंबुबाची मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है। ये अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है, तो असम में आयोजित होता है। फिर चारों कुंभ का आयोजन किन नदियों के किनारे होता है, जस्ट ये सभी को पता होगा, बस हमने आपको बस रिमाइंडर के लिए लिख दिया है कि हरिद्वार में जो कुंभ का आयोजन होता है वो किस नदी के, तो गंगा नदी के किनारे। उज्जैन में जो कुंभ का आयोजन होता है किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे होता है। फिर नासिक में जो कुंभ का आयोजन होता है गोदावरी नदी के किनारे होता है। और प्रयागराज में जो होता है वो त्रिवेणी संगम पे आयोजित होता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती को भी माना जाता है कि वहां पे मिलते हैं, तो संगम नोज कहा जाता है, वहीं पे कुंभ का आयोजन होता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन को कुंभ से संबंधित हम लोगों ने देखा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मतलब बहुत कम बच्चों ने इस तरीके से कुंभ को थोड़ा सा ना पढ़ने का प्रयास किया होगा। आपने अगर जो इसको ठीक से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि कुंभ से अगर जो कोई भी प्रश्न आता है तो वो हमसे मतलब हमारे रेंज से बाहर होगा या छूटने की स्थिति में होगा, हम करने की स्थिति में होंगे। फिर अगर जो आपको एक तो आप पहले इसका नोट्स बना लीजिए, जो भी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं उसका नोट्स बना लीजिए। आप लोग नहीं बना सकते, अगर जो नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो यही पीडीएफ को हम एज इट इज भेज देंगे। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि सर इस नोट्स को भेज दीजिए, जो थ्योरी वाला पोर्शन वाले जो अभी क्लासेस चल रहा है करंट अफेयर का, तो हम इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। आप पीडीएफ को निकाल के या इसको देख के फिर से आराम से एक दो बार देखते हुए तैयार कर लीजिए कुंभ को या अन्य टॉपिक को। ठीक है बाबू, अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, एक साइलेंट कन्वर्जेशन नाम का, ये 11वां होगा, 12वां होगा, चूंकि वो 10वां था, 11वां था कुंभ का। थोड़ा सा ना नंबरिंग यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है। तो साइलेंट कन्वर्जेशन नाम से एक उसका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पे, ये क्या है साइलेंट कन्वर्जेशन, तो ये कला प्रदर्शनी है। फिर किसके लिए आयोजित किया गया, ये प्रदर्शनी है तो किसी के लिए आयोजित किया गया होगा ना, तो टाइगरों के लिए इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया। फिर इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। फिर ये प्रदर्शनी किसी के द्वारा तो आयोजित की गई होगी ना, तो किसने प्रदर्शन किया यहाँ पे, तो आदिवासी समाज द्वारा टाइगर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु ये साइलेंट कन्वर्जेशन नामक प्रोग्राम की शुरुआत मतलब आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। फिर आदिवासी समाज द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया। तो जस्ट एक छोटा सा घटनाक्रम था, हमने सोचा आपको एक बार रिमाइंडर दिलवा दे, आपने ध्यान दिया होगा तो ठीक है, क्योंकि साइलेंट कन्वर्जेशन है ना, तो साइलेंट कन्वर्जेशन है तो इसको टाइगरों के लिए शुरू किया गया था, आदिवासी समाजों द्वारा टाइगरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, यहाँ पे 12 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया, 13 नंबर ये क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। कौन सा नंबर का, 6वां नंबर का। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। कब हुआ, तो 4 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन हुआ। ठीक, इसका थीम क्या था, थीम था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा कहाँ आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, थीम क्या था। फिर स्वागत भाषण, जो कोई भी आयोजन होता है तो स्वागत भाषण कोई देता है ना, तो किसने दिया,
थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोग तांग सिनवात्रा। थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन हमको याद करना है। ठीक, एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर बैंकॉक विजन नाम पर एक सहमति बनी, समझौता हुआ बिम्स्टेक के जो भी स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं उनके बीच में। बैंकॉक विजन 2030 के नाम से एक समझौता हुआ और इस पे सभी कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए। फिर भारतीय प्रधानमंत्री भी गए थे वहां पे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव कॉर्पोरेशन तो है ना, बंगाल के परिधि में जो देश आते हैं उन्हीं के द्वारा तो बना है ये। तो भारतीय प्रधानमंत्री भी गए थे, तो उन्होंने ना 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किया। अब 21 सूत्री कार्य योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, तो पारंपरिक चिकित्सा को एक दूसरे तक पहुंचाने हेतु शोध केंद्रों की स्थापना पर बल दिया इन्होंने। इस जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनके लिए बात की इन्होंने। फिर बिम्स्टेक देशों के राजनीतिकों को प्रशिक्षण देने की बात कही इन्होंने। फिर टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर में उपचार हेतु सुविधा को बेहतर करने हेतु बिम्स्टेक के सदस्यों के प्रति इन्होंने अपना जिम्मेदारी को जाहिर किया। तो ये हम लोगों ने क्या किए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 6वें के से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों को विशेषकर बिम्स्टेक में क्या ध्यान देना होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, किस नंबर का था और कब हुआ, और फिर इसकी थीम क्या थी। ज्यादातर प्रारंभिक परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है ये कितने नंबर का था, 13 था, तो ये 14 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा नंबरिंग यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। देखिए, भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है, वर्तमान में 89 हो गई है। फिर हाल ही में 4 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। देखिए, 2 ये रामसर स्थल तमिलनाडु के, एक झारखंड का और एक सिक्किम से जोड़ा गया है ना। तमिलनाडु में कौन से रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य, फिर दूसरा सक्रो कोटो अभ्यारण्य है ना। ये 2 तमिलनाडु से जोड़े गए हैं, जिसको ये जो सक्रो कैटो जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, इसको अर्ध शहरी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का पहला है, भारत का पहला अर्ध शहरी रामसर स्थल है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सक्राकोटो अभ्यारण्य भारत का पहला अर्ध शहरी आर्द्रभूमि है। देखिए, फिर झारखंड का उधवा झील अभ्यारण्य को, झारखंड के जो उधवा झील अभ्यारण्य है, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, यानी आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया। सिक्किम के एक स्थल है आर्द्रभूमि को, जिसका नाम है खेचे ओपली है ना, इसको आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। इसको इच्छाएं पूरी करने वाली झील कहा जाता है और ये सिक्किम का पहला कोई स्थल है जिसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 89 हो गई है। अब सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में हो गए हैं 20 और दूसरे स्थान पे है यूपी में 10। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे स्तर के बन सकते हैं। और आज का हम लोगों का 5वां और अंतिम प्रश्न होगा 15 नंबर का। सागर मंथन नाम से एक उसका आयोजन किया गया, समारोह का आयोजन किया गया, द ग्रेट ओशन डायलॉग नाम से है ना। सागर मंथन इसका नाम दिया गया था। इसका आयोजन हुआ कहाँ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। किस मंत्रालय ने इसका आयोजन करवाया, तो पत्तन पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय द्वारा किसका आयोजन किया गया, सागर मंथन का आयोजन किया गया। ठीक, फिर यह कौन सा संस्करण है, तो ये पहला संस्करण है। सागर मंथन नामक जो समारोह का आयोजन किया गया, ये पहला है। तो हमको एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि पहला है तो क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है।
ठीक। अब कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन देखने का प्रयास करें कि देश में कितने बंदरगाह हैं अभी, है ना? तो 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। विशेषकर ये जो सागर मंथन डैला का आयोजन किया गया था ना, ये अब बंदरगाहों को एकत्रीकृत और उसको एडवांस बनाने के लिए और तकनीकी पे और बल देने के लिए ही इसको आयोजन किया गया था। एक शब्द यहाँ पे छूटा है कि इसके आयोजन का उद्देश्य क्या था, है ना? तो उद्देश्य में हम ये देख लेंगे कि भारत के जो पत्तन हैं और जो बंदरगाह हैं, इसको हाईटेक करने के लिए इसको इस सागर मंथन और उसके जो भी प्रदर्शन है और जो भी स्थिति है उसका अवलोकन करने के लिए सागर मंथन, ये जो द ग्रेट ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया था। तो हम लोगों ने फिर देखा कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो 13 बंदरगाह बड़े प्रकृति के हैं भारत में और 200 बंदरगाह छोटे बंदरगाह हैं। फिर कितने प्राकृतिक बंदरगाह हैं, यानी कितने नहीं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है, कोची का जो बंदरगाह है और विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर का जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। और कितने निर्मित किए गए हैं, यानी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और जो माल वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने बंदरगाह को बनाया गया है, यानी कृत्रिम बंदरगाह है। तो जिसमें नहवा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, तूतीकोरिन, मैंगलोर और मोर्मोगुआ और कोचिन का बंदरगाह, ये प्रमुख हैं कृत्रिम बंदरगाह भारत के। तो आज हम लोगों ने 5 टॉपिक देखा। डेली प्रतिदिन जब भी ये सेशन होगा हम लोग 5-5 टॉपिक को ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? तो इसको इतना ही हम लोग कर रहे हैं कि जितना डाइजेस्ट हो जाए एक दिन में, क्योंकि इसके बाद हम लोग 50 वन लाइनर क्वेश्चन भी तो देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद ही। तो प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 थ्योरी वाले या कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और 50 क्वेश्चन वन लाइनर में देख रहे हैं। तो ये हमारा, अगर जो वन लाइनर से क्वेश्चन आता है तो यहाँ भी हम टेकल कर लेंगे, थ्योरी वाले से क्वेश्चन आता है यानी पुट वाले प्रश्न आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन टेकल कर लेंगे। ठीक, तो ये था आज का सेशन। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और परीक्षा में खासकर आरओ में अभी चूंकि बहुत कम समय बचा है तो करंट अफेयर का वेटेज सभी लोग जानते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा, करंट अफेयर पर थोड़ा विशेष बल दीजिएगा। ओके बाबू।